हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और जैसा कि आप भी जानते होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ उसमें स्कूल और कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। तो साहस के साथ इस कोरोना रूपी विपत्ति का सामना करना है, क्योंकि जो बोल्डली सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा और ऑनलाइन ही अभी एकमात्र उपाय है। तो आज मैं इस लेक्चर में द्रव में गैस की विलयता पर प्रकाश डालूंगा। देखें यह क्या होता है। द्रव में गैस की विलयता। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम गैस की विलयता को परिभाषित करेंगे। इसकी विलयता, गैस की विलयता बड़ा सरल ढंग से इसको परिभाषित कर सकते हैं। दिए गए ताप एवं वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब का मतलब एक एटीएम दाब और दिए गए ताप का मतलब प्रायोगिक ताप, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पर गैस की वह मात्रा जो विलायक। देखो, ध्यान देना चाहिए कि गैस यहाँ पर घुलने का काम कर रहा है। गैस घुल रहे हैं जो विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त घोल, घोल का मतलब विलयन, बनाता है गैस की विलयता कहलाता है। संतृप्त घोल कल आपने पढ़ा था कि जिसमें और अधिक विलय न भुलाए जा सके। अब मैं बताना चाहूंगा, यहां देखिए गैस की मात्रा की चर्चा हो रही है। गैस की मात्रा का मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में हम अमाउंट ऑफ गैस भी कहेंगे। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो है आपका ग्राम में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी आपका हो सकता है ना जी, मोल में भी आपका हो सकता है। अमाउंट ऑफ गैस ग्राम में भी आपका हो सकता है, ml आयतन के रूप में भी हो सकता है और मोल के रूप में भी आपका हो सकता है। मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे। तो विलयता को हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं? यहां ध्यान दीजिए डिफिनेशन पर, विलायक के इकाई आयतन। आयतन आप समझ रहे हैं, विलायक के इकाई आयतन में जो गैस की मात्रा होगी जिससे कि प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन बन जाए, वही गैस की विलयता है। तो विलयता आपका हो सकता है किसमें? ग्राम पर क्या हो सकता है? लीटर।
आपका हो सकता है ml पर लीटर, आपका हो सकता है मोल पर लीटर, जिसको मोलार्ता भी कहते हैं, यानी कि विलेयता को मोलार्ता के पद में भी व्यक्त किया जा सकता है। और हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो मोल प्रभाज के रूप में, मोल फ्रैक्शन के रूप में विलेयता को व्यक्त किया गया है। हेनरी लॉ आप पढ़ेंगे ठीक इसके आगे पढ़ाएंगे आपको। तो आप समझ गए विलेयता ग्राम पर लीटर में हो सकता है, ml पर लीटर में हो सकता है, मोल पर लीटर में हो सकता है, मोल प्रभाज में भी व्यक्त किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। लड़के कंफ्यूज रहते हैं और रटने से तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए समझ करके ही आगे आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि द्रव में गैस की विलेयता किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, पहला विलेय तथा विलायक की प्रकृति। द्रव में गैस की विलेयता विलेय के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और विलायक के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। कल सोलबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लाइट डिजॉल्व से लाइट, यही ना पढ़ाए थे। यहां भी यह लागू होगा। अगर आपका पोलर गैस होगा, पोलर नेचर का, तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लें, जैसे मान लो कि तुम्हारा HCl भी आपका गैस है, और आप जानते हैं कि H और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश होगा। पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या होगा, यह पोलर है, तो बताइए कि वाटर में यह आपका पोलर हो गया, गैस पोलर है, और सॉल्वेंट जो है यह भी आपका पोलर है, ध्रुवीय है। हिंदी आप पढ़े होंगे, ध्रुवीय। तो बताओ कि HCl जो है H2O में क्या होगा, आपका खुल जाएगा। लेकिन यही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो गैस होते हैं ये नॉन पोलर नेचर के, नॉन पोलर, अध्रुवीय, ठीक है ना। तो ध्रुवीय अध्रुवीय आप समझते होंगे, 11th क्लास में आपको पढ़ाए थे। डाइपोल मूवमेंट के द्वारा, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर ज्यादा है तो उसको पोलर मानेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलर होगा, पोलैरिटी उसमें ज्यादा होगा। और द्विध्रुव आघूर्ण अगर शून्य मिल रहा है, 0, तो निश्चित रूप से क्या होगा, नॉन पोलर आपका होगा। या द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर कम मिल रहा है, कम, ज्यादा नहीं है, कम है, तो उस स्थिति में भी उसको हम अध्रुवीय घोलक वगैरह मान करके चल सकते हैं, अध्रुवीय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि HCl आपका पोलर है और वाटर भी आपका पोलर है, तो
पोलर पोलर में क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। H2 और N2 जो है अगर चाहेंगे कि वाटर में क्या करें, डिजॉल्व करें, तो ये डिजॉल्व आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय ध्रुवीय में घोलक में नहीं घुलेगा। ध्रुवीय अगर घुल्ले होगा गैस के रूप में, घोलक अध्रुवीय होगा तो निश्चित रूप से ध्रुवीय ध्रुवीय में क्या होगा, घुल जाएगा। ये तो आप समझ लीजिए। इसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कि कौन गैस किसमें घुलेगा, किसमें नहीं घुलेगा। एक और बात हम बताना चाहते हैं, जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाता है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, जो गैस आसानी से द्रवीभूत होता है, ठीक है ना, या घोल में उसका विभोजन हो जाता है, या घोलक के साथ अभिक्रिया करता है, तो वह भी ज्यादा घुलनशील होता है। देखिए क्या क्या मैं लिख रहा हूं, जो गैसें आसानी से द्रवीभूत का मतलब द्रव में द्रवीभूत हो जाती हैं, वे जल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। आप 11th में पढ़े थे, क्रांतिक ताप आपको मैंने पढ़ाया था। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा होगा, यानी कि उसके मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा दाब बढ़ा दें या ताप घटा दें तो वह द्रव में क्या होगा, आसानी से बदल जाएगा। ठीक है ना। तो क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है कि वह आसानी से द्रवित गैस होगी कि कठिनाई से होगी। किस पर निर्भर करेगा, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप है, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। क्रांतिक ताप अगर ज्यादा होगा तो आकर्षण बल भी क्या होता है, ज्यादा। ठीक है ना। तो गैस पर थोड़ा दबाव आप बढ़ा दें, ठीक है ना, या उसका ताप कम कर दें तो वह किस रूप में आ जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। तो ये चीज भी दिमाग में रखेंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लें, मैंने लिखा कि जो गैसें आसानी से द्रवीभूत होती है, जैसे मान लो कि CO2 हुआ, ठीक है ना, SO2 हुआ, ठीक है, NH3 हुआ। ये सब जो गैसें हैं जल में क्या है, ज्यादा घुलनशील है, ज्यादा घुलनशील है। लेकिन यही अगर हम देखें N2 हुआ, H2 हुआ, O2 हुआ, ये जल में कम घुलनशील है, कम घुलनशील है। क्यों? देखिए इन सभी गैसों का जो क्रांतिक ताप होगा, क्रांतिक ताप वो ज्यादा है, तो ये आसानी से द्रव में बदल सकती है, तो जल में ज्यादा घुलेंगी। इन सभी गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप आपका कम होता है, तो ये आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। जल में भी इनकी जो विलयता होगी, इनकी जो घुलनशीलता होगी वो ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम मात्रा में अगर घुलेगी भी तो बहुत कम मात्रा में। ठीक है। अगला चीज ध्यान देना चाहिए कि यदि गैस का मतलब हो गया घुलने, घोलक से अभिक्रिया करे या घोल में आयनित हो जाए, आयनीकृत हो जाए, आयनीकृत हो जाए, तब वह गैस
उस गोलक में क्या होगा, विलय होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपका हम उदाहरण ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि NH3 आपका है, क्या है, NH3। तो NH3 जल से अभिक्रिया कर सकता है। ध्यान दीजिए, NH3 जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये गोलक है ना जी। और यह है, फिर आयन में भी टूट जाता है, NH4 प्लस जलीय और प्लस है OH माइनस जलीय। तो घोल में इसका डिसोसिएशन भी हो रहा है और गोलक से अभिक्रिया भी कर लेता है। तो निश्चित रूप से NH3 जल में क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। लेकिन यही इसको हम कार्बनिक घोलक में ले जाएं, कार्बनिक घोलक में, जैसे कार्बनिक यौगिक अगर घोलक का काम कर रहे हैं तो उसको हम कार्बनिक घोलक कहेंगे। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया, ये सब कार्बनिक घोलक कहलाते हैं। तो कार्बनिक घोलक में नहीं घुलती है क्योंकि उसमें ये आयनीकृत नहीं होती है, आयन में नहीं टूटती है। तो बात समझ में आ गया। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप गैस कर सकते हैं ये कौन गैस किस प्रकार के घोलक में क्या होगी, घुलेगी नहीं घुलेगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर। ठीक है। दूसरा जो आपका फैक्टर होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा जो फैक्टर होगा वो है आपका ताप, टेम्परेचर। याद रखिए, प्राय माने गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है। कुछ गैसें हैं जिनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑलमोस्ट जो है गैस की जो विलयता होगी द्रव में ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। मैं लिख रहा हूं कि ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होगी, घट जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, जरा आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहां पर हम लिख दिए गैस, यह आपका विलय है, प्लस है विलायक घोलक से क्या बना, विलयन बना, घोल। तो गैस का जो घुलने की क्रिया है डिसोल्यूशन, वह ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा इसमें क्या होती है, निकलती है। और कल मैंने बताया था किस सिद्धांत के आधार पर, ला सतेलिए सिद्धांत के आधार पर बताए थे कि अगर प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अग्रसरित होती है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बताइए कि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब ताप आप बढ़ाएंगे, ताप अगर इंक्रीज करेंगे तो किस डायरेक्शन में आपका साम्य विस्थापित होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। मैंने अभिक्रिया बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड को फेवर करेगा। तो बताइए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में घुलने की क्रिया हो रही है, नहीं। इस डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, विलयन से विलय या विलायक क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं। विलय जो है अलग हो रहा है, हट रहा है,
यानी कि विलेयता जो होगी वो क्या हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में घट रही है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन होता तो हम निश्चित करते कि बढ़ेगी, लेकिन चूंकि ऊष्मा क्षेपी है, ताप बढ़ाने पर ला-शास्त्रीय सिद्धांत कहता है कि जो अभिक्रिया है जो साम्य है वो बैकवर्ड दिशा में क्या होगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। तो ताप बढ़ाएंगे तो ये आपका साम्य जो है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड है, आपका शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो स्वाभाविक है कि विलेयता क्या होगी, आपका डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ताप ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी, ताप कम होगा तो विलेयता ज्यादा होगी। आप देखे होंगे जो जलीय जीव जंतु हैं किस जल में ज्यादा अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं, ठंडा जल में कि गर्म जल में? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ठंडा जल में ज्यादा वो कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा आराम की स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि ठंडा जल में ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ रहता है। अगर वार्म वाटर होगा, गर्म जल होगा, तो वहाँ ऑक्सीजन की जो विलेयता है उसमें क्या होगी, कम होगी, कम ऑक्सीजन होगा। तो बताइए कि ज्यादा ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहीं से ना आराम से वे जीव जंतु रह सकते हैं हंसी खुशी से, बिना किसी कठिनाई के। तो यही कारण है कि जलीय जो जीव जंतु हैं वह ठंडा जल में ज्यादा आराम महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं, और गर्म जल में कम करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो बोतल है, समझिए इसको, यह आपका बोतल है, दो बोतल मैंने लिया, और बोतल का फिगर बनाना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। इस बोतल में आपका जल है, इसमें CO2 गैस है, इस बोतल में भी आपका जल है, CO2 गैस है, और ऊपर से बंद है। यह बोतल क्या है, बंद है। यह जो है ठंडा है, ठंडा, यह जो है गर्म है। तो बताइए कि अगर दोनों बोतल को एक साथ खोल दिया जाए, माने ढक्कन हटा दिया जाए, तो किस बोतल से CO2 गैस जल्दी बाहर निकल जाएगी? तो आप सीधा सीधे कहेंगे कि ठंडा बोतल से निकलने में इसको समय लगेगा, क्योंकि ज्यादा खुली है, ज्यादा अंदर है। और गर्म बोतल है तो अंदर भी है और कुछ माने जल के सतह पर भी होगा, क्योंकि गर्म जल में तो CO2 की विलेयता क्या है, कम न होती है, तो कुछ अंदर होगा, कुछ बाहर हो सकता है। इसमें ठंडा जल है तो सारा जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं सब इसके अंदर है। तो बताइए कि अगर हम खोलेंगे तो कौन जल्दी निकल जाएगा? तो गर्म जल वाला जो CO2 है वो जल्दी निकल जाएगा, किसके बनिस्पत? ठंडा जल वाले। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि अगर ताप ज्यादा होगा तब विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना। कुछ गैसें ऐसी हैं जो खास करके कार्बनिक घोलकों में, किस घोलकों में, कार्बनिक घोलकों में ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब गैसें कार्बनिक घोलकों में ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ माने एक्सेप्शनल केस होंगे। प्रायः ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो आपको यही याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, घट जाती है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे दाब के प्रभाव पर। दाब का प्रभाव तीसरा फैक्टर है और काफी महत्वपूर्ण भी है। इसी से संबंधित आपका हेनरी का नियम है जो 12वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण है।
देखिए दाब का कैसा प्रभाव पड़ेगा, द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और इसमें आपका एक सॉल्यूशन है, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है? संतृप्त है। अब सपोज कीजिए कि इस लिक्विड के ऊपर, सतह के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉल्यूशन चूंकि संतृप्त है तो गैस इसमें अब नहीं घुल रहा है। अब क्या करें कि यहाँ एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन, और पिस्टन के द्वारा गैस को हम क्या करें? कंप्रेस करें, तो आप पाएंगे कि गैस इस लिक्विड में जाना प्रारंभ कर देगा, यानी कि घुलना शुरू कर देगा। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता है द्रव में वो बढ़ जाती है। और इसका अध्ययन करने का श्रेय हेनरी को था और उसने एक नियम दिया जिसको हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। द्रव में गैस की विलेयता के अध्ययन करने का श्रेय हेनरी को है, जिसे कौन नियम कहते हैं? हेनरी के नियम से जानते हैं। और कोई पूछे कि हेनरी का नियम क्या है, तो इस पर बहुत ही सरलता से आप समझ सकते हैं। हेनरी का नियम लिखने के लिए आ सकता है परीक्षा में। तो हेनरी ने क्या बताया कि गैस की द्रव में जो विलेयता है वह है गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ताप नियत होना चाहिए, यानी कि आप लिख सकते हैं स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी लिखा जा सकता है विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस का आंशिक दाब। ठीक है, विलेयता को हम एम भी लिख सकते हैं। विलेयता का मतलब क्या हुआ कि विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा। जितना ज्यादा गैस घुलेगा उतना ही उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? अधिक होगा। तो गैस में घुलित गैस का अगर द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब जो उसका विलेयता भी क्या है? ज्यादा है। मैंने बताया था कि विलेयता को द्रव्यमान के रूप में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। मैंने ग्राम पर लीटर के रूप में व्यक्त हो सकता है, ml पर लीटर में व्यक्त हो सकता है, मोल पर लीटर में व्यक्त हो सकता है और मोल फ्रैक्शन में भी व्यक्त हो सकता है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा?
पी। एम क्या है? एम आपका हो गया विलायक के इकाई द्रव्यमान में, इकाई आयतन में गैस का द्रव्यमान, ठीक है। और पी जो है आपका गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। अगर गैस के रूप में हम ए ले लें तो यहाँ पर पी के जगह पर हम पीए का प्रयोग कर सकते हैं। माने गैस ए का आंशिक दाब, इसको हम इसके द्वारा डिनोट करेंगे, पीए के द्वारा डिनोट करेंगे। तो यहाँ जो एम है, एम क्या है? विलायक के इकाई आयतन में गैस का द्रव्यमान, और यही आपका क्या है? यही विलेयता है। तो विलेयता के स्थान पर हम एम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या? इसको मिटा दें। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो एम बराबर यहां पर होगा के एच पी ए। के एच क्या है? के एच को हेनरी नियतांक कहेंगे। कौन नियतांक? हेनरी नियतांक, जो विलायक तथा विलेय की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। विलायक और विलेय की प्रकृति और साथ ही साथ ताप पर भी निर्भर है। आगे देखेंगे कि ताप पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो केज का अगर मात्रक हम, ये फॉर्मूला का काम करेगा। अब केज का मात्रक मान लीजिए कि आपको लिखना है, तो देखिए केज बराबर क्या लिख सकते हैं? एम बटा पी। तो एम का मात्रक हो गया ग्राम, पी ए मान लीजिए कि आपका बार में है, आंशिक दाब जो है बार में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर बार। अगर मान लीजिए कि एम को ग्राम में रखें और आंशिक दाब को एटीएम में रख दिया जाए, तब क्या होगा? ग्राम पर एटीएम, एटीसी। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के द्वारा केज का यूनिट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का उपयोग आप न्यूमेरिकल बनाने में कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा देखें उदाहरण के माध्यम से। इसको मिटा दें। मान लीजिए क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से ही शुरू किया जाए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन दिया है 6.56 ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में, ठीक है ना, एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 6.56 इंटू कर दो 10 के पावर -2 ग्राम। यदि विलयन में 5 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम एथेन हो, तब उसका आंशिक दाब निकालें, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भिन्न भिन्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास है एम बराबर केएच गुना पी ए।
फॉर्मूला को जरूर देखना है और इसके आधार पर देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर केएच का प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन में कहीं भी केएच आपका नहीं दिया है, तो पहला आपका काम होना चाहिए कि केएच का मान निकाल लें। तो केएच बराबर क्या लिख सकते हैं? केएच बराबर होगा आपका एम बाई कितना, पी। एम कितना दिया है? 6.56 इंटू 10 के पावर -2। अब पी ए दिया है एक बार, तो हो जाएगा 6.56 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम पर बार। ये तो केएच निकल गया। और फिर इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर लें पुनः, एम बराबर केएच गुना पी ए से। अब देखो जरा मान करें कि इतना हो जाए तो पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब कितना होगा यही निकालना है। तो एम आपका है 5 इंटू 10 के पावर -2। केएच का मान निकल गया 6.56 इंटू 10 के पावर -2 इंटू कितना पी ए। तो पी ए बराबर आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -2 बाई 6.56 इंटू 10 के पावर कितना -2। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा बार। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 6.56 बार आपका आंसर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, फॉर्मूला आप जानते हो और उसमें जो टर्म्स आए हैं उसके बारे में ज्ञान हो। क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा ये कैसे इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलना है। ठीक है, इसको मिटा दिया गया। थोड़ा इसमें स्याही भर दिया जाए। और देखिए हेनरी के नियम को दूसरे ढंग से भी व्यक्त किया जा सकता है, रटना नहीं है, समझिएगा तो अपने आप नियम लिख सकते हैं। और ये नहीं कि किताबी भाषा का प्रयोग करते हुए उसको रटिए, हूबहू उसी लाइन को रटिए, नहीं। देखिए अभी आपने देखा कि विलेयता जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के आंशिक दाब के, आंशिक दाब के। और मैंने बताया कि विलेयता मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त होता है। तो हम लिख सकते हैं मोल प्रभाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस का आंशिक दाब, लिख सकते हैं ना, मोल प्रभाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस का आंशिक दाब। अब मान लो कि 1 से प्रोपोर्शनल अगर y है तो क्या इसको हम y प्रोपोर्शनल 1 से लिख सकते हैं ना, और इसको इधर इसको उधर किया जा सकता है। इसी तरह से इसको इधर कर लीजिए, गैस का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना। यानी गैस का आंशिक दाब अगर बढ़ेगा तो विलयन में गैस का मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। ठीक उल्टा, विलयन में गैस का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका आंशिक दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। विलेयता को मोल प्रभाज से भी हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्योंकि मोल प्रभाज मोल का अनुपात है। तो अगर मान लीजिए कि द्रव में अगर गैस का मोल बढ़ रहा है यानी कि उसकी विलेयता बढ़ रही है। अब मोल जब बढ़ेगा तो मोल प्रभाज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तब विलेयता को आप मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो गैस का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज, गैस के आंशिक दाब को पीए
अब मोल प्रभाज को एक से द्वारा क्या हो जाएगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कितना है, एक से। तो इस आधार पर हेनरी के नियम को आप क्या कर सकते हैं, अतः हेनरी के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। अब बोलिए इस आधार पर गैस का जो आंशिक दाब है घोल में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, कह सकते हैं ना। गैस का आंशिक दाब, ठीक है, घोल में, यहां ध्यान रखना है, घोल में उसके माने गैस के मोल प्रभाज का क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए काफी महत्वपूर्ण नियम है और अधिकांशतः इसी का प्रयोग किया जाता है। गैस का आंशिक दाब घोल में उसके मोल प्रभाज का समानुपाती होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए। और रटना उठना नहीं है, यहाँ से आप सीधा इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से देख लीजिए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एक से, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के एच एक्स से, ठीक है। पी ए बराबर हो जाएगा आपका के एच एक्स से। तो अब कोई कहे दे यहाँ के एच का यूनिट क्या होगा, तो के एच बराबर आप लिख सकते हैं ना, के ए बटा कितना एक्स से, के एच बराबर पी ए बटा एक्स से। तो पी ए को अगर हम बार में रखें और एक से का यूनिट तो होता नहीं है, मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, बार हो सकता है, एटीएम हो सकता है ना, पास्कल हो सकता है, पास्कल हो सकता है। तो ये सब केज के यूनिट आपका हो सकता है, बार भी हो सकता है इस फॉर्मूला के आधार पर, एटीएम भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। एक्स ए का कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ निर्भर करेगा प्रेशर के यूनिट पर। प्रेशर अगर बार में है तो बार होगा, एटीएम में है तो एटीएम होगा, पास्कल में है तो पास्कल होगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, अब मैं बताऊंगा कि केज ताप पर कैसे निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, देखो तुम जानते हो कि विलयता, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होती है, बढ़ जाती है। मेरी बात फॉलो करो, ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होती है, घटती है। अब यहां से जरा निकाल लो, यहां से थोड़ा सा यहां पर हम ले रहे हैं, एक से बराबर आपका क्या है, पी ए या बटा में क्या, के एच। अगर आंशिक ताप को आप नियत मान लें तो निश्चित रूप से एक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, के एच। एक से क्या है यहाँ पर, विलयता, माने विलयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, के एच का। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि के एच का मान बढ़ेगा तो विलयता घटेगा, और के एच का मान अगर घटेगा तो विलयता बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि के एच बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, घटती है। तो देखिए दोनों जगह एक ही जैसा है, ताप बढ़ाने पर भी विलयता घट रही है, के एच बढ़ाने पर भी विलयता घट रही है। इसलिए सीधा के एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ताप। ताप बढ़ाएंगे तो के एच का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, जिसको मैं लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहला चीज नोट कर लीजिए, के एच का मान बढ़ने पर विलयता क्या होती है, घटती है।
और दूसरा पॉइंट, ताप बढ़ने पर केएच का मान बढ़ता है। देखिए एक ही गैस है, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस है और यहां पर हम इसका ताप ले लिए, सपोज कीजिए कि 298 केल्विन, इसका ताप ले लिए हम 303 केल्विन। सपोज कीजिए कि केएच का मान यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर क्या आया, 5। ठीक है, तो बताइए कि किसका मान ज्यादा होगा और किसका मान कम होगा। ताप यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, तो केएच का जो मान होगा वाई वो भी ज्यादा होगा। ताप यहाँ पर कम है तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। यानी निश्चित रूप से वाई ग्रेटर देन आपका क्या होगा, 100। गैस आपका ये नहीं है, ताप आपने बदल दिया तो केएच का भी मान क्या हुआ, बदल गया। दोनों सेम नहीं मिलेगा, वाई ग्रेटर देन क्या होगा, 100। आप एनसीईआरटी बुक में देखिए एक टेबल बनाया हुआ है, चार्ट सब दिया हुआ है केएच वाला, वहां से आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर केएच का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और देखो इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। तुम्हारा PA बराबर है KHXA, वाई बराबर mx के फॉर्म में है। इसका ग्राफ निश्चित रूप से ओरिजिन से पास करेगा ना जी, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका स्लोप कितना होगा, यह m स्लोप है, ढाल, तो ढाल कितना हो जाएगा, ढाल हो जाएगा आपका केएच के बराबर। याद रखना चाहिए, हेनरी लॉ से जो आपका फॉर्मूला मिला तो उसमें ढाल कितना होता है, केएच के बराबर होता है। यही ग्राफ होगा, ग्राफ भी जान लेना चाहिए। और देखिए इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन आप बना ले तो और सोना में सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा। देखें इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 298 केल्विन पर CO2 की, ठीक है ना, विलेयता के लिए केएच का मान दिया है 1.67 10 के पावर 8 पास्कल। ठीक है, 500 ml सोडा जल, ठीक है ना, 500 ml सोडा जल को 2.5 ATM पर बंद किया गया है। ठीक है, अब घुली हुई CO2 की मात्रा निकालें। देखो सोडा जल यहाँ घोल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? घोल का। सोडा जल में क्या होता है जी? CO2 प्लस H2O का यह मिश्रण सोडा जल। आप जानते होंगे सोडा जल को मतलब क्या कर सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक के रूप में भी आप कर सकते हैं सोडा जल को। ठीक है ना, तो सोडा जल माने जल में जब CO2 आप मिलाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे? सोडा जल। तो सोडा जल में कौन घुला हुआ है? CO2। इसका मात्रा क्या करना है? निकालना है। और कितना ATM पर है भाई घुला हुआ? 2.5 ATM पर। तो यहाँ यूनिट पास्कल में है, यहाँ ATM में है, तो प्रेशर का यूनिट आपको सेम करना होगा, क्योंकि 2 यूनिट लेकर के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। या तो ATM को पास्कल में बदल दीजिए, अच्छा है पास्कल को ATM में बदल दीजिए। तो एक ATM
में होता है आपका 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। ये चीज आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। एक एटीएम में इतना पास्कल हो जाएगा। एक्चुअली होता है आपका 101,325 पास्कल। उसी को लगभग में आप 1.013 इंटू 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2.5 एटीएम है, तो इसको पास्कल में बदलना है तो 2.5 में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.013 इंटू 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा? पास्कल। अब एक क्वेश्चन बनाना आपका आसान हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास क्या है? PA इज इक्वल टू KH XA। तो यहाँ पर A के जगह पर CO2 है, लिख सकते हैं CO2, KH और X क्या है? CO2, गैस के रूप में CO2 है। तो X CO2 यानी CO2 का मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा? उसका आंशिक दाब और बटा में कितना? H। अब CO2 का प्रेशर कितना दिया है? देखिए इतना दिया है पास्कल। 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 के पावर कितना? 5। और KH का मान कितना दिया है? 1.67 इंटू 10 के पावर 8। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये लगभग आ जाना चाहिए 1.52। ऐसे करके देख लीजिएगा। और 8 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -3। अब यहाँ पर जरा गौर करिए, ये मोल फ्रैक्शन आप निकालिए किसका? CO2 का। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? मोल बटा में टोटल मोल। तो मोल के रूप में इसको हम लिखेंगे ना, फॉर्मूला मोल प्रभाव का, तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा दें। अब देखिए इसके लिए लिख सकते हैं मोल ऑफ CO2 का मोल और बटा में टोटल मोल। CO2 का मोल प्लस वाटर का मोल, ये हो गया आपका कितना? 1.52 इंटू 10 के पावर -3। ये मान कम है किसका? मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है CO2 का, यह है कम मान है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि विलियम में CO2 कम मात्रा में है। अगर जल और CO2 के मोल को हम तुलना करेंगे तो जल की तुलना में CO2 बहुत कम है। तो CO2 के मोल को आप नगण्य मान सकते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि विलियन क्या है? आपका तनु है। तो तनु विलियन में विलेय वाला मोल को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ NH2O माने H2O के मोल वेरी ग्रेटर देन N क्या है? CO2। तब तो लिख सकते हैं NCO2 प्लस NH2O। ये आपका नगण्य हो गया। तुलना ये नहीं की है तो नगण्य हो गया, माने 0 बराबर कितना हो जाएगा? NH2 मोल ऑफ H2। अब देखो 500 ml जो आपका सोडा जल दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 ml क्या जल, इसलिए कि सोडा जल में CO2 इतना कम है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि 500 ml किसका आयतन है? जल ही का आयतन है। CO2 वाला को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जल का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो बताओ कि ये आयतन हो गया और ये डेंसिटी हो गया, तो जल का भार निकालेंगे तो आयतन गुना घनत्व होता है। तो आयतन हो गया 500 ml और घनत्व हो गया 1 ग्राम पर ml। ml कैंसिल, यानी कितना ग्राम? 500 ग्राम। तो अब हम NH2O क्या करेंगे? निकाल लेंगे मोल H2O का। तो मोल का जानते हैं भार और बटा में अनुभार होता है।
तो भार आपका आ गया 500, अनुभार कितना 18, तो ये मोल निकल गया, इधर मिला दे रहे हैं। तो हो गया आपका NCO2 बाई 8H2O बराबर 1.52 गुना 10 के पावर कितना -3, तो NCO2 बराबर हो जाएगा 1.52 गुना 10 के पावर -3 गुना NH2, 1.52 गुना 10 के पावर -3, H2O का मोल कितना निकालेंगे 500 बटा में कितना 18, ठीक है। अब मोल बराबर क्या होता है अभी पढ़े, भार बटा अनुभार, अच्छा मोलर भार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भार माने CO2 का भार बटा में मोलर भार, ठीक है ना। कौन भार, मोलर भार, इतना मोल हो गया नहीं, मोलर भार कितना हो जाएगा CO2 का 44 ग्राम पर मोल, ठीक। अब बराबर हो गया 1.52 गुना 10 के पावर -3, 500 बटा में 18 क्या मोल। तो CO2 का अनुभार कितना हो जाएगा, CO2 का अनुभार CO2 का भार बराबर, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 500 बाई कितना 18 इंटू ये कितना हो गया मोल ना, इंटू 44 ग्राम पर मोल। तो मोल अमोल कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1.52 इंटू 500 इंटू 44 इंटू 10 के पावर -3 और बटा में कितना 18, इतना ग्राम आपका क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा तो आराम से क्या होगा बन जाएगा। बात समझ में आ गई, इसको मिटा दें। अब हेनरी के नियम की सीमाएं माने लिमिटेशंस। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, हेनरी का नियम कहाँ लागू हो सकता है कहाँ नहीं लागू होगा। तो यह नियम लागू होगा चाहे इस नियम के लागू होने के लिए पहला चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, दाब माने उच्च नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अर्थात गैस आदर्श होना चाहिए। आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि निम्न ताप और उच्च ताप पर गैसें आदर्श व्यवहार को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो दाब बहुत ज्यादा अगर होगा तभी यह नियम लागू नहीं होगा, और ताप अगर बहुत कम है तब भी यह नियम लागू आपका नहीं होगा। यानी कि गैस कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट, गैस का विलायक के साथ
अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गैस का वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है गैस विलायक के साथ मिल करके ऐसा न हो कि यौगिक बना लो, यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए। और यह भी न हो कि घोल में गैस का वियोजन हो जाए, डिसोसिएट कर जाए, तब भी यह नियम लागू आपका नहीं होगा। इसको समझिए उदाहरण द्वारा। जैसे मान लो कि HCl गैस को जब आप जल में डालते हैं, इसमें जल में डालते हैं तो क्या होता है कि H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, माने H प्लस आयन और Cl माइनस आयन घोल में क्या होता है, टूट जाता है H प्लस आयन के रूप में और Cl माइनस आयन में। एक ही बने जलीय घोल हो गया, ठीक है ना। घोल में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में क्या होता है, टूट जाता है। तो बताओ कि HCl पर यह नियम लागू होगा? HCl पर यह नियम लागू नहीं होगा। HCl के जो घुलने की क्रिया है उस पर लागू नहीं होगा, यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा है NH3 प्लस H2O, ये मिल करके यौगिक बना लेगा NH4OH, ठीक है। और फिर यह टूट जाएगा किसमें, NH4 प्लस जलीय प्लस है OH माइनस जलीय। तो आप देखिए NH3H2O से विक्रिया करके यौगिक भी बना लिया और घोल में टूट भी गया, तो NH3 पर भी यह लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो गैस का विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए और न ही घोल में उसका वियोजन होना चाहिए और न ही संयोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब इसको मिटा दें, समझ लिए ना। इसको आप लोग क्या करें, उतारें। मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होगा? पहला चीज आप देखे होंगे कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोका, थम्स अप वगैरह, या सोडा वाटर है, या आपका जो शैंपेन है, बियर है, CO2 उसमें रहता है। और CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको उच्च दाब पर, माने बॉटल को क्या करते हैं, सील कर देते हैं। यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सोडा वाटर इत्यादि में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्योंकि हेनरी बाबा का क्या नियम है, हेनरी बाबा ने क्या नियम दिया
कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। तो CO2 ज़्यादा से ज़्यादा उस द्रव में विलीन हो सके तो आपको दाब क्या करना होगा, उच्च रखना होगा। अभी आपने देखा कि सोडा वाटर में 2.5 atm दाब पर CO2 जो है क्या है, घुला हुआ है। तो दाब ज़्यादा रखना होगा तभी उसमें ज़्यादा घुल पाएगा, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि जब एक बोतल क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो दाब क्या होता है, घट जाता है। दाब घटेगा तो विलेयता भी क्या होगी, घटेगी, और CO2 जो है बबल्स के रूप में बाहर निकलने लगता है। ऐसा देखे हैं कि नहीं? थम्स अप का बोतल ले करके और उसको खोल करके देखिए, झाग जैसा दिखाई आपको देगा। तो वह CO2 गैस है जो कि पहले अंदर था, द्रव के अंदर था, और दाब कम होने के कारण बुलबुला के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन हो सकता है गहरे समुद्र में गोताखोरी, गहरे समुद्र में गोताखोरी में डीप सी डाइविंग। अब देखो, गहरे समुद्र में जो गोताखोरी करता है उसको हम स्कूबा डाइवर कहते हैं अंग्रेजी में। स्कूबा डाइवर का मतलब क्या हुआ, माने वैसा गोताखोर जो अपने पीठ पर एक सिलेंडर ले करके गहरे समुद्र में क्या हो, उतरता है। सांस लेने के लिए उसको वायु चाहिए ना भाई, और समुद्र तो बहुत गहरा है और उसको एकदम नीचे जाना है, तो वह सिलेंडर में वायु भर करके ले जाता है। संपीड़ित वायु होती है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वायु का मुख्य अवयव क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो समुद्र में होता क्या है आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ पर बता देते हैं, ये आपका समुद्र तल है, इस समुद्र का नीचे वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर आपका 1 atm, आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm होता है। और जैसे जैसे गोताखोर नीचे आएगा समुद्र में, समुद्र की गहराई में जाएगा तो दाब बढ़ता है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, चाहे नीचे जाए और चाहे ऊपर जाए, दाब क्या होता है, ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा और नीचे आएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो समुद्र में जैसे जैसे वह नीचे जाएगा दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दाब बढ़ेगा तो श्वसन क्रिया के दौरान जो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो ले रहा है उसका भी तो आंशिक दाब बढ़ जाएगा। तो उसका जब आंशिक दाब बढ़ जाएगा तो खून में इन गैसों की जो विलेयता है वह भी बढ़ जाएगी। किस नियम के आधार पर, हेनरी के नियम के आधार पर, क्योंकि दाब बढ़ने से विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन तो और भी जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं उसमें खर्च होता रहता है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो है अब उसमें खून में क्या है, घुला हुआ है, क्योंकि दाब बढ़ गया तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन वहां पर क्या है, घुला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोताखोर नीचे ही रह जाता है और वो अपना जो रिसर्च करना है करके फिर उसको वापस लौटना पड़ता है समुद्र के सतह की ओर। तो उस स्थिति में फिर दाब क्या होगा, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कम होगा तो फिर विलेयता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो उसके शरीर में, शरीर के खून में जो N2 गैस या अन्य गैसें जो घुलित हैं वो अब बाहर निकलना शुरू करेंगी बुलबुला के रूप में। तो बताइए कि बुलबुला के रूप में जब बाहर निकलेगी तो जो कैपिलरी है, खून तो उस उन्हीं के माध्यम से पूरा बॉडी में आपका क्या होता है, संचारित होता है।
जिसको धमनी कहते हैं आर्टरी, तो उसको अब ब्लॉक करने लगेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, बुलबुला के रूप में निकल रहा है। तो गोताखोर को इस स्थिति में काफी दर्द का अनुभव होता है, काफी दर्द उसको होता है, और इसको ये माने एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और उसको हम बेंड्स कहते हैं। एक मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, बेंड्स, यानी कि एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या कहेंगे, बेंड्स। तो गोताखोर को बेंड्स नामक बीमारी से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। और बेंड्स को कम करने के लिए, ठीक है, या नाइट्रोजन के विषैले विषाक्त प्रभाव से निजात पाने के लिए जो संपीड़ित वायु है उसमें थोड़ा हीलियम मिला देते हैं, हीलियम के द्वारा उसको चालू कर देते हैं। तो जो संपीड़ित वायु होगी उसमें हीलियम आपका होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। हीलियम 11.7 होता है %, ये 56.2% हो जाएगा, आया आपका 32.1%, टोटल का परसेंट हो गया 100। तो ये हीलियम मिला देने से उसको दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होगा। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, गोताखोर है, गोताखोर है सपोज। और जैसे जैसे समुद्र में नीचे आएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से जो वह श्वसन में संपीड़ित वायु का उपयोग कर रहा है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का विलेयता जो है उस गोताखोर के ब्लड में बढ़ जाएगा, और जब वह ऊपर लौटेगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, फिर प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, गैस बाहर निकलेगी बबल्स के रूप में, बुलबुला के रूप में, जिसके कारण उसको काफी दर्द का एहसास होगा, और उसी को हम बेंड्स कहते हैं। क्या नाम है जी? बेंड्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, बेंड्स का सामना करना पड़ता है। अब बेंड्स से बचने के लिए संपीड़ित वायु में कौन सी गैस मिला दी जाती है, हीलियम गैस 11.7%, ठीक है ना। हीलियम की विलेयता भी ऐसे कम होती है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा दर्द आपका एहसास नहीं होगा हीलियम द्वारा डाइल्यूट करने पर। तो ये आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा, याद रखना चाहिए। कहानी है, कहानी फॉर्म से याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा थोड़े दिमाग में लगाना है। तीसरा इसका अनुप्रयोग में हो सकता है ऊंचाई पर रहने वाले लोग, ऊंचाई पर रहने वाले लोग एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसको एनोक्सिया कहा जाता है। यहाँ भी हेनरी का नियम है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखिए भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद है, हाइट हजारों फीट हाइट पर मौजूद है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब आपका कम होगा ना। तो बताइए कि जब दाब कम होगा तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो भी कम हो जाएगा। आंशिक दाब जब कम होगा तब क्या होगा, आप माने रक्त पर, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह कम हो जाएगा। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है प्राण वायु है भाई। अब उसके अभाव में कोई शारीरिक क्रिया आपका सही ढंग से होगा नहीं। शरीर के अंदर जो अनेक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप दुर्बलता महसूस करने लगेंगे, कमजोरी महसूस होने लगेगी, और मेंटल कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगेगा, यानी सोचने की, ठीक ढंग से सोचने की क्षमता भी प्रभावित होने लगेगी। और उसी को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। मान लीजिए कि पहाड़ है आपका, ठीक है ना, अब पहाड़ पर कोई आपका व्यक्ति आपका है, तो पहाड़ पर जैसे ऊपर आप जा रहे हैं
तो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्राउंड लेवल की तुलना में ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा वो तो कम होगा ना। तो दाबे कम है तो बताइए कि रक्त में उसकी विलयता क्या होगी, कम होगी, यानी कि रक्त में उसकी मात्रा कम होगी। कम होगी ऑक्सीजन की मात्रा तो आप वीकनेस महसूस करेंगे, प्रॉपरली आप थिंक नहीं कर पाएंगे, सोचने समझने की शक्ति आपकी छिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। और उसी बीमारी को हम डिजीज को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यही 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। अब अगले क्लास में आपको वास्ता, ठीक है ना, राउट्स लॉ वगैरह के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।